नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल प्रजापत आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो अपनी क्लास होगी वो होगी रॉक्स पे, यानी सेल या चट्टान। चट्टान शब्द आते ही हमारे दिमाग में कोई बड़ा सा पत्र या कठोर भूभाग और काले कलर का जो होता है वो हमारे जहन में यानी दिमाग में आता है कि चट्टान एक कठोर क्षेत्र और अपारदर्शी और मजबूत जो चट्टानी क्षेत्र होगा, धरातलीय सतह होगी, उसको चट्टान कहते हैं। लेकिन भूगर्भिक दृष्टि से देखा जाए तो वे समस्त पदार्थ यानी वे समस्त प्राकृतिक पदार्थ जिनके द्वारा पृथ्वी का ऊपरी भूपृष्ठ या भूपर्पटी या क्रस्ट का जो निर्माण होता है उन्हें चट्टान कहा जाता है। ठीक है, तो चट्टान क्या है? पृथ्वी के धरातल के ऊपरी भाग में निर्माण में समस्त सहायक पदार्थ होते हैं, उन्हें चट्टान के नाम से जाना जाता है। यदि हम इसके अर्थ के रूप में जानते हैं तो चट्टान का अर्थ है, चट्टानों को सेले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेले। तो इसका यदि अपन भूगर्भिक दृष्टि से इसका अर्थ समझते हैं तो पृथ्वी जो चाहे ऐसे ठीक है, तो चट्टानें क्या है? पृथ्वी के भूपृष्ठ के निर्माण में सहायक समस्त प्राकृतिक पदार्थ जो चाहे ग्रेनाइट जैसे कठोर भी हो सकते हैं और आपके चिक्का मिट्टी या रेत के समान नरम भी हो सकते हैं या मुलायम भी हो सकते हैं। ऐसे समस्त प्राकृतिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है, चट्टान या सेले कहा जाता है। अब आता है भूगर्भ विज्ञान की जिस शाखा में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है उसे पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, भूगर्भ विज्ञान की वे शाखा जिसमें चट्टानों का अध्ययन किया जाता है उसे पेट्रोलॉजी कहते हैं। ये विशेष ध्यान रखना, पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया चट्टान का अर्थ, और चट्टान का जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे पेट्रोलॉजी कहते हैं। अब आता है चट्टानों के प्रकार, यानी पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली चट्टानें कौन कौन सी है, तो उनका हम एक आरेख के माध्यम से समझते हैं। अब है चट्टानों के प्रकार। तो चट्टानें उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर 3 प्रकार की होती है। चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहली आती है आग्नेय चट्टानें, दूसरी आती है अवसादी चट्टानें, और तीसरी आती है कायांतरित चट्टानें। यानी चट्टानें 3 प्रकार की है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टानें। इनको कुछ अन्य नाम भी, जब इनका पृथक पृथक से अध्ययन करेंगे तो उनमें हम देखेंगे आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक शैले कहा जाता है, अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहा जाता है, और कायांतरित चट्टानों को रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो अब अपने सबसे पहले आती है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय जो शब्द है वो यूनानी भाषा के ओग्निस शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है आग। ठीक है, तो पृथ्वी का जब प्रारंभिक स्वरूप था, पृथ्वी जब प्रारंभिक अवस्था में थी, पृथ्वी कब? जब प्रारंभिक पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उस समय पृथ्वी जब आरंभिक अवस्था में थी, उस समय पृथ्वी का अधिकांश जो भाग था
वो लावा से बना हुआ था, यानी सूर्य से अलग हुई थी पृथ्वी तो उस समय लावा के द्वारा, लावा जैसा भाग था, यानी आपके लावा से निर्मित जो सेलें थी उन्हें आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लावा चट्टानों का तरल रूप होता है। लावा क्या होता है? चट्टानों का तरल रूप। ये बहुत ही गर्म और तप्त होता है। कैसा होता है? गर्म व तप्त होता है, इसीलिए ये हमें आग की तरह नज़र आता है। इस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में जो लावा से निर्मित जो सेलें हैं उन सेलों को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान या आग्नेय सेलें कहा जाता है। और इसी के साथ साथ क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ, इसीलिए इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टानें या प्राथमिक सेलें भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर जिन सेलों का सबसे पहले निर्माण हुआ था लावा से, उन्हें प्राथमिक सेलें या आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्राथमिक सेलों का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी के धरातल पर किसी प्रकार का जीवीय अवस्था में कोई भी प्राणी या वनस्पति नहीं था। इसीलिए इन चट्टानों की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार का जीवाश्म या जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। अब आते हैं, ये तो हुई इन चट्टानों का अर्थ, यानी पृथ्वी के आरंभिक अवस्था में जो लावा से निर्मित चट्टानें हैं उन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है और ये सबसे पहले बनी, इसीलिए इन्हें प्राथमिक सेलें भी कहा जाता है। ठीक है। अब आती है इन चट्टानों की विशेषता। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो ये है कि ये चट्टानें, ये सेलें कठोर व अरंध्री होती है। ठीक है। ये चट्टानें क्योंकि लावा से निर्मित चट्टानें हैं इसीलिए कैसी होती है? कठोर होती है और अरंध्री। अरंध्री का मतलब इसमें किसी प्रकार का छिद्र वगैरह या दरारें नहीं पाई जाती है। दूसरी इसकी विशेषता है, ये सेलें परतहीन होती है, यानी इसमें किसी प्रकार की परतें नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि कोई भी गर्म पदार्थ है यदि जमता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होकर एक ही खंड के रूप में होता है, इसीलिए इसमें परतें नहीं पाई जाती है। केवल ये एक विखंडन के रूप में या एक टुकड़े के रूप में संपूर्ण भाग में ये पाया जाता है। तीसरी इसकी विशेषता है, इन सेलों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं, यानी क्योंकि जब इन सेलों का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी के धरातल पर किसी प्रकार का जीव या वनस्पति विकसित नहीं हुई थी, इसीलिए इन सेलों में आपके जीवाश्म नहीं मिलते हैं। चौथी विशेषता है, ये सेलें रवेदार होती है। रवेदार का मतलब है कणों के रूप में बटी हुई होती है और क्रिस्टलीय रूप में होती है। तो इस प्रकार रवे का मतलब है कोई भी तरल पदार्थ होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो अपना ये तरल पदार्थ है तो तरल पदार्थ होता है तो तरल पदार्थ में थोड़ा वायु का अवशेष होता है। क्या होती है? वायु अवशेषित होती है। तो जब वायु अवशेषित होती है तो पुनः वायु क्या करती है? धीरे धीरे बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो इन चट्टानों पे छोटे छोटे ऐसी आकृतियाँ बन जाती हैं, इन्हें कहा जाता है रवे। तो ये चट्टानें कैसी होती है? रवेदार होती है। और पांचवी इनकी विशेषता है, इन चट्टानों में रासायनिक अपक्षय के बजाय भौतिक विघटन की क्रिया अधिक होती है। ठीक है। क्योंकि ये चट्टानें अरंध्री होती है, परतहीन होती है और कठोर होती है, इसलिए इसमें जल प्रवेश नहीं कर पाता है। क्या प्रवेश नहीं कर पाता है? जल प्रवेश नहीं कर पाता है, इसीलिए इसमें रासायनिक अपक्षय नहीं हो पाता है।
तो ये चट्टानें रासायनिक अपक्षय के द्वारा टूटती फूटती नहीं है, केवल जो भौतिक विघटन की क्रिया है उसका ही इस पर अधिक प्रभाव होता है, यानी सूर्य ताप का धीरे धीरे गर्म होना और धीरे धीरे फैलना। इस प्रकार चट्टानों का बार बार गर्म और ठंडा होने के कारण ही ये चट्टानें टूटती फूटती है। इसीलिए इसमें ये कहा जाता है कि इनमें रासायनिक अपक्षय के बजाय भौतिक विघटन की क्रिया अधिक होती है और ये चट्टानें भौतिक विघटन के कारण ही शैल चूर्ण में परिवर्तित होती है। तो ये है आग्नेय चट्टानों की मुख्य विशेषता। पहली है ये चट्टानें कठोर और रंध्री होती है, दूसरी इन शैलों परतहीन होती है, इसमें किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये चट्टानें रवेदार होती है यानी कण प्रदान होती है, और इन चट्टानों में रासायनिक अपक्षय के बजाय भौतिक विघटन अधिक होता है। अब इसके बाद आता है आग्नेय चट्टानों के प्रकार। अब है आग्नेय चट्टानों के प्रकार। तो आग्नेय चट्टानों को प्रकार के आधार पर जब विभाजित किया जाता है तो इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है उत्पत्ति स्थल के आधार पर, और दूसरा बांटा जाता है इन्हें रासायनिक संरचना के आधार पर। ठीक है, तो जो उत्पत्ति स्थल के आधार पे है, तो आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वो पृथ्वी के धरातल पर भी हो सकता है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी हो सकता है। इसीलिए पृथ्वी के उत्पत्ति स्थल के आधार पर इन आग्नेय चट्टानों को दो भागों में बांटा जाता है, बाह्य आग्नेय चट्टानें और आंतरिक आग्नेय चट्टानें। ठीक है, तो बाह्य और आंतरिक, जो पृथ्वी के धरातल पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल से जो मैग्मा आता है और ज्वालामुखी क्रिया के पश्चात जब धरातल पर लावा के रूप में जमा होता है तो उससे निर्मित होने वाली जो चट्टानें होती हैं उन्हें बाह्य आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और कुछ लावा जिसे मैग्मा कहते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, वो धरातल पर प्रकट होने से पूर्व ही धीरे धीरे आंतरिक संधियों में या परतों के रूप में जमा होता है और उससे निर्मित होने वाली जो चट्टानें होती है उन्हें कहते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टानें। अब इन आंतरिक आग्नेय चट्टानें के दो रूप है, एक तो है पातालीय आग्नेय चट्टानें, यानी पृथ्वी के बहुत ही अधिक गहराई पे जो निर्मित होती है उन्हें पातालीय आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और कुछ भाग पृथ्वी के धरातल से आंतरिक भाग से तो ऊपर उठ जाता है, लेकिन लावा का दबाव यानी मैग्मा का दबाव कम होने की वजह से वो पृथ्वी के धरातल पर प्रकट नहीं हो पाता है, केवल पृथ्वी के धरातल के नीचे ही पृथ्वी के कुछ गहराई पर जब जमा हो जाता है तो उसे कहते हैं उपपातालीय आग्नेय चट्टानें या मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपके रासायनिक संरचना के आधार पे आग्नेय चट्टानों को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? चार भागों में बांटा जाता है। पहली है अम्लीय आग्नेय चट्टानें, जिसमें क्योंकि चट्टानों में सिलिका की मात्रा के रासायनिक जो इनका संरचना के आधार पे बांटा जाता है वो मुख्य रूप से बांटा जाता है सिलिका के आधार पे, यानी रेत की मात्रा के आधार पे इनको बांटा जाता है। तो जो पहली है जो है आपके अम्लीय आग्नेय चट्टानें, इनमें लगभग 65 से लेकर 80% आपके सिलिका की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? सिलिका की मात्रा होती है, और ये अत्यधिक कठोर होती है, इसीलिए इसे कहते हैं अम्लीय आग्नेय चट्टानें। और धरातल पर ये तीव्र गति से ठंडा होकर जल्दी ही जम जाती है और इसे बड़े बड़े स्थल खंडों का या गुमंद के रूप में जमा होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेनाइट। ठीक है, तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? अम्लीय आग्नेय चट्टानों का। दूसरा है पेटिक या क्षारीय अम्लीय शैलें, जिसमें सिलिका की मात्रा लगभग आपके 55 से 65% तक होती। कितनी होती है? 55 से 65% तक सिलिका की मात्रा होती है। उन्हें पेटिक या क्षारीय आग्नेय चट्टानें कहते हैं, क्योंकि इनमें सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से ये धीरे धीरे ठंडी होती है और इसीलिए ये तरल अवस्था के रूप में या पतली परतों के रूप में जमा होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपके ग्रेबो व बेसाल्ट। ग्रेबो व बेसाल्ट। तीसरी आती है वो आती है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें, जिसमें सिलिका की मात्रा
अम्लीय और क्षारीय जो आग्नेय चट्टानें थी उनके बीच की सिलिका की मात्रा होती है, उन्हें कहते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके 50 से 70% सिलिका की मात्रा होती है, उसे कहते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डायोराइट। डायोराइट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और चौथा और अंतिम है अल्ट्रापेटिक आग्नेय शैलें। अल्ट्रापेटिक आग्नेय चट्टानें हैं जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी 45% से भी कम होती है। और ये चट्टानों का ऐसा रूप है जो पतली पतली परतों के रूप में और धीरे धीरे जमा होने की वजह से इसमें कणों का जो रवेदार कण होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाइराइट। ठीक है, तो ये है इनका रासायनिक संरचना के आधार पे आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। तो 4 प्रकार की अम्लीय आग्नेय चट्टानें, पेटिक या आपकी क्षारीय आग्नेय चट्टानें, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें और अल्ट्रापेटिक आग्नेय चट्टानें, जिनका सिलिका की मात्रा के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। अब आता है बाह्य और आंतरिक आग्नेय चट्टानें। तो पृथ्वी के बहुत ही अधिक गहराई में जो निर्मित होने वाली चट्टानें होती है उन्हें कहते हैं पाताल्य आग्नेय चट्टानें। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो होती है चट्टानें उन्हें प्लूटोनिक आग्नेय शैलें कहा जाता है। प्लूटोनिक का अर्थ होता है पाताल का देवता। प्लूटोनिक यूनानी भाषा का शब्द है। तो प्लूटो का अर्थ होता है पाताल का देवता, यानी पृथ्वी के अत्यधिक गहराई में जो निवास करता है। इसी आधार पे पृथ्वी के सबसे अधिक गहराई पर जो चट्टानें आग्नेय चट्टानें पाई जाती है जो उन्हें कहते हैं प्लूटोनिक आग्नेय चट्टानें। ये प्लूटोनिक आग्नेय चट्टानें क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत अधिक गहराई पे होती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप अधिक होता है और ताप अधिक होने के साथ साथ ऊपरी दबाव भी बड़ा होता है, इसीलिए ये चट्टानें बहुत ही धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय से ठंडी होकर निर्मित होती है। इसीलिए इनमें रवे पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और बड़े आकार के रवे इसमें पाए जाते हैं। दूसरी है उपपाताल्य आग्नेय चट्टानें। तो उपपाताल्य आग्नेय चट्टानों के कुछ शब्द है, उनका विशेष ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनके जो उदाहरण है वो है आपके बेथोलित, लेकोलित, फेकोलित, लोपोलित, सील, डाइक। ये शब्द है जो आपके मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों में इनका आता है। बेथोलित, लेकोलित, फेकोलित, लोपोलित, सील और डाइक। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये उदाहरण कहलाते हैं उपपाताल्य या मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। तो इनको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब है उपपाताल्य आग्नेय चट्टानें। तो उपपाताल्य आग्नेय चट्टानों में हमने उदाहरण के रूप में देखा था, सबसे पहला था बेथोलित, लेकोलित, फेकोलित, लोपोलित, सील, डाइक और सीट। ठीक है, तो इन शब्दों का हम समझेंगे। जैसे मान लो ये हमारा पृथ्वी का ऊपरी धरातल है, यानी पृथ्वी का भूपटल है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब ऊपरी दबाव, पृथ्वी चट्टानों का जब ऊपरी दबाव कम होता है तो उस समय क्या होता है, चट्टानों का जैसे ही ऊपरी दबाव कम होता है तो चट्टानें क्या हो जाती है, पिघल जाती है। और पृथ्वी का जो आंतरिक चट्टानों में जो पिघला हुआ भाग होता है चट्टानों का, उसे कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना, एक तो होता है मैग्मा और एक होता है लावा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है उसे तो कहते हैं मैग्मा। और जब यही मैग्मा धरातल के ऊपर आकर किसी चट्टान का या निर्माण करता है तो धरातल के ऊपर जब ये प्रकट होता है तो ये कहलाता है लावा। यानी चीज़ वो एक ही है लेकिन आंतरिक भाग में इसे मैग्मा कहा जाता है और धरातल पे प्रकट होते ही इसे क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। तो जब ऊपरी दबाव कम होने की वजह से पृथ्वी के आंतरिक भाग की चट्टानें क्या हो जाती है, दबाव कम होने की वजह से द्रवित अवस्था में आ जाती है और पिघल जाती है और पिघलने की वजह से वो ऊपर की धरातल की ओर उठने का प्रयास करती है। जब यदि आंतरिक भाग की जो चट्टानें द्रवित अवस्था में है उस समय उसमें गैसों और जल वाष्प की मात्रा अधिक होने की वजह से जब अत्यधिक होती जब तो वो धरातल को तोड़कर बाहर निकल जाती है, ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में धरातल पर प्रकट होती है। लेकिन जब आंतरिक दबाव
कम होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये लावा धीरे धीरे दरारों और संधियों और परतों के रूप में जमा हो जाता है, तो उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहला आता है बेथोलित। बेथोलित का मतलब है पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक गहराई में विस्तृत रूप में पठार नुमा आकृति में जो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं बेथोलित। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में विस्तृत क्षेत्र में पठार के रूप में जिसके हमें केवल खंड तो नज़र आते हैं लेकिन उसका आधार स्थल हमें कभी भी नज़र नहीं आता है, वो विस्तृत क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं बेथोलित। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ पर विस्तृत क्षेत्र में लावा के जमाव के द्वारा जो निर्मित चट्टानें होती है उन्हें कहते हैं बेथोलित। दूसरा आता है आपके लेकोलित। लेकोलित का मतलब है जब आपके लावा धरातल से ऊपर उठता है, आंतरिक भाग से धरातल की ओर ऊपर उठता है, लेकिन आंतरिक दबाव कम होने की वजह से वो क्या करता है कि ऊपर की कमज़ोर चट्टानी परतों को क्या कर देता है, ऊपर उठा देता है और धीरे धीरे गुंबद के रूप में जमा हो जाता है। इस प्रकार से ये ऊपर उठ जाता है और धीरे धीरे ये इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संधियों जो पाई जाती है परतें, उनमें गुंबद के रूप में ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसे कहते हैं लेकोलित। इसे क्या कहते हैं, लेकोलित। यानी मध्यवर्ती परतों में गुंबद के रूप में जो आग्नेय चट्टानें पाई जाती उन्हें लेकोलित के नाम से जाना जाता है। अब आता है फेकोलित। फेकोलित का मतलब है जब चट्टानें, यानी जब संपीड़न की क्रिया काम करती, किसकी काम करती है, जब हम आगे पढ़ेंगे वलन और आपके भ्रंशन की क्रिया, तो उसमें देखेंगे कि जब वलन के कारण आपके संपीड़न बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है, संपीड़न बल काम करता है पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतों में, तो उसमें क्या होता है कि वलन का निर्माण होता है। इस प्रकार जब किसी चीज़ को हम दबाते हैं तो ऊपर और नीचे वो उठती है। इसी प्रकार आंतरिक भाग में जब चट्टानें जिसका ऊपरी भाग ऊपर उठा हुआ है उसे तो कहते हैं अपनीति। क्या कहते हैं, अपनीति। और जो अंदर धंसा हुआ भाग है उसे कहते हैं उपनीति। तो इस प्रकार से अपनीति और उपनीति के रूप में जो सेल चट्टानें आंतरिक भाग में पाई जाती है इन्हें कहा जाता है आपके फेकोलित। क्या कहते हैं इन्हें, फेकोलित के नाम से जाना जाता है। यानी पर्वतों के ऊपरी और मध्यवर्ती शिखरों के रूप में जो चट्टानें आंतरिक भाग की चट्टानें पाई जाती उन्हें फेकोलित कहा जाता है। अब आता है लोपोलित। लोपोलित का मतलब है जब आपके चट्टानें आग्नेय चट्टानें या मैग्मा या आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग में तस्त्रीनुमा आकृति में, किस रूप में, तस्त्रीनुमा आकृति में सिलसिले बेसिन में, जहाँ पर आपके परतों के बीच के भाग में तस्त्री के रूप में या सिलसिले बेसिन के रूप में जब जमा हो जाता है तो उसे कहते हैं लोपोलित। तो उसे क्या कहते हैं, लोपोलित के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद आता है सील। सील का मतलब है जब चट्टानें आंतरिक परतों में, ये मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों में क्षैतिज रूप में, किस रूप में, क्षैतिज रूप में जब जमा हो जाता है तो उसे कहते हैं सील के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं, सील कहते हैं, क्षैतिज रूप में। और ये जब क्षैतिज रूप में केवल एक पट्टी के रूप में होता है, यानी जिसकी चौड़ाई कम होती, इसकी चौड़ाई विस्तृत क्षेत्र में होता है तो उसे तो कहते हैं सील। जब ये केवल एक छोटी पट्टी, पतली पट्टी के रूप में जमा होता है तो इसे कहा जाता है सीट। तो है तो दोनों आपके कैसी है, क्षैतिज अवस्था में यह परतों के मध्य पाई जाती है, लेकिन जिसकी चौड़ाई और क्षेत्र विस्तृत होता है उसे तो सील कहते हैं। जिसकी चौड़ाई कम और क्षेत्र भी कम होता है उसे कहते हैं सीट। और जब आपके ज्वालामुखी क्रिया के समय जो आपके कीपाकार आकृति या लंबवत रूप में जो जमा हो जाता है चट्टानों के बीच में, उसे डाइक के नाम से जाना जाता है। उसे कहते हैं डाइक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आंतरिक भाग में जो आपके उपपातालीय आग्नेय चट्टानें हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आकृति के रूप में जमा होकर निर्मित होती है। उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, बेथोलित, लेकोलित, फेकोलित, लोपोलित, सील और डाइक और सीट के नाम से जाना जाता है। अब आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छी तरह से उतार लो और समझ लो। और ये अपना आग्नेय चट्टानें का लास्ट भाग था। अब जो अपना अगला जब भी क्लास होगी
उसमें अवसादी चट्टानें और आपके कायांतरित चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।